Hello students, good evening. Today I am going to start work energy and power. In previous video I have explained in detail all the theory portion and also explained something which is so different from the NCERT book. So if you want to read or see this video, then first you have to see those videos, previous videos. Then we have to start, otherwise just you have to face some difficulties. And today I am going to start from second question up to first question. It is explained in earlier videos. Thank you. Let's proceed for second question. सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. देखिए इसमें कह रहा है कि किसी भी वस्तु को अगर हम इस तरह से फेंके, देखो यहाँ से फेंका, ये पॉइंट है, ये दिखा देता हूँ मैं कलर. ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है. इस पे हमने वर्टिकल से थोड़ा एंगल बनाते हुए हमने इसको फेंका. ये बॉल है जो हमने यूं फेंका, तो ये देखो ये अपना एक रास्ता तय करती हुई सीधे यहाँ पर ज़मीन पे आके गिरी. और ये जहाँ से हमने इसको फेंका था वो वाला पॉइंट मान लिया ए है, और ये जहाँ पर गिरी है ये पॉइंट बी मान लिया हमने. अब आप ये देखो ए और बी दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया. देखो जहाँ से वस्तु चली थी, देखो ये पॉइंट ए और बी आप अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वस्तु जहाँ से फेंकी गई थी ठीक वहीं पर आके गिरी है. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ए और बी पॉइंट है तो इसका मतलब बॉल जहाँ से हमने फेंकी है वहीं पर आके गिरी है. तो इसका मतलब कोई वस्तु अगर चल के फिर वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है. तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है. अच्छा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो अब आप ये देखो कि फोर्स तो हमारे पास मान लो ग्रेविटी है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखो इस बॉल पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं? mg बोल सकते हैं. तो यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी mg हो गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर जो वस्तु जहाँ से फेंकी थी वहीं पर आके गिरी है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो. तो यानी वर्क डन क्या हो गया? जीरो. तो यानी अगर हम किसी वस्तु को वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए, देखो ये जो एंगल है ये हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो ये वस्तु फिर दूर नहीं जाएगी, वापस वहीं पर आके गिरेगी. या मान लीजिए 90 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर दूसरी जगह गिरेगी. 90 से एंगल हमेशा कम लेंगे, 45, 60, 75, 80, 89 तक, 90 नहीं लेंगे. ठीक है. तो क्या होगा? वस्तु ऊपर जाके फिर वापस आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा. लेकिन फोर्स क्या है? mg क्या है? देखो इस बॉल का जो वेट होता है इसी को हम mg कहते हैं, और वेट क्या चीज़ है? ये भी फोर्स होता है, तो हम w की जगह f भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये वर्क डन हो गया. ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल 2 लाइन का सवाल है. अब अगला वाला देखते हैं. हाँ, अब आप ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, यानी एक बैटरी जो है बल्ब को जलाती है, और उसको समझाइए कि किस तरह से एनर्जी जो है चेंज हो रही है. इस प्रक्रिया में एनर्जी कौन सी एनर्जी किस में बदल रही है. अब आप ये देखो आप कि कैसे हो रहा, देखो है ना. इसमें देखो आप, देखो ये जो है बैटरी है, ये ध्यान दो, ये बैटरी है, ये बैटरी है. बैटरी में लिक्विड भरा होता है, लिक्विड, इसमें लिक्विड भरा हुआ है. उस लिक्विड में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना. उसकी वजह से क्या होता है?
केमिकल एनर्जी बनती है। तो इसमें सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी बनेगी, यानी सबसे पहले बैटरी में क्या होगा, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें जो सेल में क्या होता है, उसमें बहुत सारा केमिकल भरा होता है, वो केमिकल किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब करंट में बदलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोलेंगे। सबसे पहले क्या है, केमिकल एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगी, है ना। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने के बाद फिर ये बल्ब के पास आएगी तो हीट एनर्जी में बदलेगी, यानी पहले इसके टंगस्टन वायर को ये पहले बहुत गर्म कर देगी तो हीट एनर्जी में बदलेगी। हीट यानी गर्मी, हीट एनर्जी में बदलेगी, है ना। फिर हीट एनर्जी की वजह से जब ये टंगस्टन वायर, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, बहुत गर्म हो जाएंगे, तो गर्मी की वजह से बहुत तेज चमकने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। तो फिर किस में बदल जाएगी, लाइट एनर्जी में। यानी जो लाइट होती है अलग से नहीं होती है, वो कोई चीज़ गर्म होती है उससे इतनी गर्म हो जाती है चमकने लगती है, उसी चमक को तो हम लाइट बोलते हैं। तो यानी बैटरी में सबसे पहले केमिकल एनर्जी होती है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, फिर हीट एनर्जी में बदलती है, फिर लाइट एनर्जी में बदलती है। यानी किसी बैटरी को अगर हम ध्यान से देखें तो बैटरी में सबसे पहले केमिकल एनर्जी होती है, तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है, फिर उसको हीट एनर्जी, यानी कि जब टंगस्टन वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बहुत तेज़ी से जब गर्म हो जाता है तो लाइट देने लगता है, तो ये फिर लाइट एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से जब हम किसी बैटरी को बल्ब जलाते हैं तो इस तरह से होता है। सब थर्ड वाला देखते हैं ना, ये है अपना। अब आप ये सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है हमें सवाल ऐसे नहीं करना कि मतलब हमने उतार के रख लिया बस। देखो ये कार है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये कार है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है ना। क्या लिखा है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 किलोग्राम मास, मतलब किसी वस्तु पर 20 किलोग्राम जिसका मास है ना। तो यहाँ पर हमने किसी चीज़ को, मान लीजिए कार ही है, देखो समझाने के लिए हम इसको 20 किलो मान लेते हैं, बाकी तो 20 किलो नहीं है, लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई व्हीकल नहीं है तो हम इसको क्या मान लें, इसका मास कितना है, 20 kg, इसका मास है 20 kg। और ये चल रही थी पहले, इसकी स्पीड ऐसे थी, देखो ऐसे स्पीड थी, इसकी स्पीड पहले कितनी थी, शुरुआत में u थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत की वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये कार जब आगे आ गई, मान लीजिए ये पहले ए पॉइंट पे थी, जब ये आ जाएगी बी पॉइंट पे, तो उसका क्या होगा, उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखो, अगर ये कार चल रही है, मान लीजिए मास को आप ध्यान दें कि 20 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कैसे हो गई, क्योंकि देखिए पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब कम हो गई। इसका मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स इस पर लग रहा था जो इसको उल्टी तरफ एक्सेलरेशन दे रहा था, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। आप उस पहले वाले वीडियो में हमने बोला था कि जब कभी किसी चीज़ का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो लेकिन इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे हो, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जब इसको हम ब्रेक मारेंगे, रोकेंगे ब्रेक मारेंगे जब, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ना, टायरों के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सेलरेशन उल्टी तरफ लगने लगेगा तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगी वेलोसिटी, तो बाद में कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब फाइनल जो वेलोसिटी है 20 से 2 मीटर हो गई।
अब इसमें हम ध्यान से देखें तो एक लाइन का सवाल है ये कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो फोर्स वर्क डन के बराबर होगा। अब ये चीज़ हमने पूरे पहले वाले वीडियो में समझाया था। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये काइनेटिक एनर्जी है, चलो हम इसको लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब फाइनल की वेलोसिटी हम लेंगे, यानी हाफ, देखो हाफ एम वी आई का, ये देखो ये फाइनल है का स्क्वायर माइनस हाफ यू एम यू का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल के लिए हम क्या करें, फाइनल वेलोसिटी लिया हमने, और यहाँ इनिशियल के लिए यू लिया हमने। अब देखो इसकी वैल्यू अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम ले लिया कॉमन, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दो, हाफ मल्टीप्लाई 20, मास कितना है 20 kg है, और इसके अंदर क्या है, फाइनल एनर्जी फाइनल वेलोसिटी 2 है और इनिशियल कितनी थी 5 थी। तो अब आप ये देखिए कि क्या हो गया, 2 10 जा 20, तो 10 आया ये मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 25, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 25 में 4 घटा माइनस 21, यानी माइनस 210 जूल। ये लिख दिया हमने, चाहो तो आप जूल लिख सकते हो। तो देखो ये वर्क डन के बराबर हुआ, यानी वर्क डन बाय फोर्स। तो देखो आप इसका अब माइनस क्यों आया, तो माइनस साइन क्या कह रहा है कि वर्क डन जो भी हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है वो निगेटिव क्यों है, क्योंकि जो एक्सल जो फोर्स लगाया जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। जिस तरफ वेलोसिटी कार की थी या कोई वस्तु की थी उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से वो उसकी स्पीड कम होकर के 5 की जगह 2 हो गई थी। तो इसलिए डायरेक्शन चूंकि वेलोसिटी का इधर है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ रही है। मतलब निगेटिव का मतलब ये होता है, हैं? यानी क्या मतलब लिख सकते हैं इसको, फोर्स इज अप्लाइड टू अपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो W इक्वल टू माइनस 210 जूल, यानी वर्क डन निगेटिव में आएगा। ठीक है, हो गया। अब ये हो गया। अब ये देखते हैं, a mass of 10 kg at A on the table। देखो ये टेबल पर एक पॉइंट पर है, यहाँ पर A लिख लिया हमने, A पॉइंट पर है। इट इज मूव्ड टू पॉइंट B। अब इसको हमने यहाँ पर मूव करके इतनी दूर ले गए, देखो ये इतनी दूर ले गए इसको, है ना, यहाँ पर ले आए ये। तो देखो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से मूव होकर के यहाँ पर आ गया ये, तो यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पे यहाँ एन बी हजन। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो इसका जो, अब आप देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब आया तो इसका डायरेक्शन ऐसे था। देखो अब इसको मैं इधर दिखा रहा हूँ, मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा। तो देखो ये मतलब ए पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था,
फिर हमने इसको फोर्स मतलब इसको मास इसका कितना था, m बराबर 10 kg, है ना। अब उसको मूव करा कहाँ से, ए पॉइंट से मूव करके ये कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे आ गया, ये बी पॉइंट है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इसका डायरेक्शन ये इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इस तरफ डायरेक्शन है। अच्छा, अब आप देखो इस पे जो ग्रेविटी लगेगी, ध्यान देना आप, ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब लगेगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस तरफ, देखो सेंटर से इस तरफ होगा। यानी mg जो इस ब्लॉक का जो मास है उसका जो वेट है w बराबर mg नीचे की तरफ लगेगा ना, पृथ्वी के सेंटर की तरफ। यहाँ भी तो पृथ्वी के सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो देखो आप यहाँ भी पृथ्वी के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो w बराबर mg ये भी होगा। लेकिन देखो आप ये डिस्प्लेसमेंट ये है, अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, लो देखो। और जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन है, ये देखो नीचे की तरफ है। और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है जरा बताना आप लोग, ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 होता है। कैसे होता है, देखो मैंने पहले वाले वीडियो में फार्मूला ये वाला लिखा था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये ऐसे क्यों है, क्योंकि देखो ये जो होता है एफ, तो ये फोर्स लग रहा है, कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर ये जो mg है यही w, इसी को हम f बोलते हैं। ये w जो है किसी वस्तु का जो वेट है वही उसका फोर्स है, तो ये mg के बराबर है, तो फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो ये है, तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये s और फोर्स का डायरेक्शन ये w बराबर mg, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90। यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी देखो आप चाहे यहाँ देख लो अलग से, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो इसको लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा की जगह 90 लिख दो, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो लिख सकते हो, एफ की जगह क्या लिखोगे, एफ की जगह लिख सकते हो ना mg, है ना, और एस लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। और फिर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर लिख दिया 0, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। यानी अगर कोई वस्तु के ऊपर जब कभी फोर्स लगता है और वस्तु के ऊपर लगने फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स अगर उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, फार्मूला भी निकाल दिया है ना, इसमें पूरा, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता ना। और देखो ये देखो, अब ये आदमी जो है क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप देखो वायलेट मीन्स का मतलब होता है उल्लंघन, यानी नियम टूटना। देखो वायलेट का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले समझ लो, ये वायलेट का मतलब होता है, वायलेट इसका मतलब होता है, एक्यूरेट मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन यानी नियम तोड़ना, नियम टूटना, तोड़ना है, लिख दो, ठीक है, शायद समझ में जाए। अब ये क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई वस्तु ऊपर से सीधे फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है कि वस्तु केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रही है। यानी देखो अगर ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, मान लो यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर देखो ये हमने एक बॉल बना दी है ना, ये एक बॉल बना दी है, ये बॉल है, इसको हमने बॉल मान लिया है, दिखे ना दिखे, ठीक है। अब इसको ये आदमी यहाँ से छोड़ देगा अगर, तो आप ये ध्यान रखिए जब कभी बॉल छोड़ी जाएगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स एयर का भी लगेगा। तो हम अगर एयर का भी फ्रिक्शन फोर्स मानेंगे तो इसका मतलब फिर वो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल कब होता है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे आती है और उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स ना लगे,
तो हमने क्या मान लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो केवल एक ही फोर्स लग रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये नीचे आ रही है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो देखो ये ए पॉइंट पे बॉल है, यहाँ से इसने छोड़ा, अब यहाँ बी पॉइंट पे आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, है ना। मान लिए बॉल यहाँ थी, ठीक है, देखो ये यहाँ पर बॉल है, ये बॉल यहाँ पर है। तो इस जगह जब बॉल थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी? जब आपने हाथ में पकड़ा होगा तो उस समय आप हाइट पे खड़े होंगे ना, तो इस समय इस बॉल में कौन सी एनर्जी होगी? टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी, है ना। अब देखो यहाँ पर चूंकि बॉल रुकी हुई है, देखो ये यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो बॉल इतनी ऊंचाई पर है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? जब किसी वस्तु को हम हाइट पर ले जाते हैं तो इसका मतलब उसकी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब कोई चीज़ हम वेलोसिटी हो, उसमें स्पीड हो, मूवमेंट करती हो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। चूंकि ये हाथ में लिए हम, तो इसमें अभी केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो यानी यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ इस समय इस ए बी पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी केवल है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गई, ये इस पॉइंट पे यानी बी पर, तो इस बी पॉइंट से जब यहाँ पर सी मान लिया हमने, सी पॉइंट पे आ गई मान लो, तो यहाँ पर देखो इतनी हाइट कम हो गई। अच्छा, यहाँ से जब नीचे यहाँ तक आई थी यानी बी से सी तक, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ने से इसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो अभी देखो इसमें बी पॉइंट पर मैक्सिमम कितनी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो गई? सी पर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ भाग किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बदल गया, तो यहाँ पर फिर कितनी एनर्जी होगी? अरे पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल और काइनेटिक एनर्जी दोनों फिर भी उतने ही रहेंगे। टोटल सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा ये। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से वस्तु चली थी, जब बॉल हमने छोड़ा था, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की वजह से क्या था? इसमें पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पे आई, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, जिसकी वजह इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में बदल गया यहाँ पर। अगर दोनों को मिला के देखो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इस पूरे रास्ते पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जितनी मैक्सिमम एनर्जी है पोटेंशियल, जैसे ही सी पर आएगी उसका कुछ पार्ट काइनेटिक बदल जाएगा, तो कम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक बढ़ जाएगी। अब सी से फिर अगर मान लो ए पर आ गई, तो यहाँ पर पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से देखो, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु फ्री फॉलिंग करती है तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। मान लीजिए टोटल किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब उसको छोड़ेंगे तो किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी चेंज होकर के काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। फिर हम मान लो और नीचे आते हैं तो और भी पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका और पार्ट भी काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाएगी, और जब पूरी ज़मीन पे आके गिर जाएगी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ज़मीन से बिल्कुल जस्ट पहले उसकी पूरी जो पोटेंशियल है काइनेटिक बदल जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसी बोलते हैं। तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है या कोई भी लॉ, तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है। क्यों? इसमें कह रहे हैं ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और
प्लस काइनेटिक एनर्जी, अगर इन दोनों को जोड़ करके टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए एनर्जी टोटल है मैक्सिमम एनर्जी, चलो ठीक है, तो अब इतना हो गया, क्यों डिटेल क्यों बड़ा करें, है ना। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप देखो इस पॉइंट पे जब भी बी पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, तो अब यहाँ पर आया तो थोड़ा काइनेटिक में बदल गई, लेकिन जितनी यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी थी यहाँ पर भी उतनी होगी, क्योंकि जो काइनेटिक में बदली है और जो पोटेंशियल है इन दोनों को जोड़ोगे तो जितना यहाँ पर थी टोटल मिला के यहाँ भी होगी। अब यहाँ पर मान लो आ जाओ तो थोड़ी और काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, थोड़ा और पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम फिर भी इक्वल रहेगा। दोनों का सम हमेशा हर पॉइंट पे इक्वल रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर टोटल एनर्जी 20 है तो यहाँ पर भी 20 रहेगी, पोटेंशियल काइनेटिक यहाँ पर भी 20 रहेगी, यहाँ पर भी 20 रहेगी। तो इसका मतलब इसमें कोई भी वायलेशन कंजर ऑफ एनर्जी का नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, कम नहीं होगा, इसलिए कोई वायलेशन, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है। अब ये जो है, ये जो लड़की चला रही है साइकिल, ध्यान देना, इसलिए डायग्राम है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। यू आर मीन्स आप गर्ल्स भी हो सकते हैं, तो ये गर्ल मान लो चला रही है, कार साइकिल चला रही है, तो साइकिल चला रही है तो देखो इसका जो पैर है ना, ये इतना ध्यान दो, ये पैर है, ये किससे बना है, मसल एनर्जी से बना ना, मसल एनर्जी, मतलब ये मास से बना हुआ है, ये जो मसल एनर्जी है, ये ध्यान दो, ये इसका जो पैर है, ये इतना ध्यान दो, ये पैर ये मसल से बना है, MUSCLE मसल मीन्स मांसपेशी है ना, मांसपेशी से बना है ये। तो इसमें यहाँ पर इसका पैर में कौन सी एनर्जी है, मसल एनर्जी है, मसल एनर्जी। अब ये मसल एनर्जी की वजह से ये जो पेडल है ना, इस पे जिस पे पैर रखे हुए हैं, इसको यूं घुमा रही है ये, तो यानी ये घुमा रही है, तो घूमने की वजह से कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यानी मसल एनर्जी पैर की जो एनर्जी है, मसल एनर्जी किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि आपके शरीर की जो एनर्जी है मसल से ही तो जाएगी, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब कोई ये इसमें किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, मसल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि साइकिल चला रही है ना एनर्जी लगा करके, तो ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, ठीक, ये जोर से धक्का मार रहा है इसको, है ना, देखो ये धक्का है, ये और ये धक्का लग रहा है, देखो इसमें। तो धक्का लगाते हैं हम, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ ऐसे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि कोई भी वस्तु पे जितना हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, ठीक उतना ही फोर्स वो वस्तु भी हमारे ऊपर लगाती है। इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यानी जितना फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ, उतना ही फोर्स ये जो है रॉक, ये जो रॉक है, ये फोर्स भी हमारी तरफ यूँ लगा रहा बैलेंस करने के लिए। तो यानी जो हम फोर्स लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए क्या, ये स्टोन भी एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो वो रिएक्शन फोर्स इसलिए लगता है मेरे फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए इस तरह से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जिससे ये स्टोन जो है अपनी जगह पर हिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ चला गया, वो जो फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए जो स्टोन जो हमारे ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा फोर्स यूज़ हो रहा है। एक तो ये है बुक का रूल। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहीं पर कि एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं इसको ध्यान देते हैं। जब कभी ये आदमी इसको ज़ोर से धक्का मारेगा तो जहाँ पर इसके हाथ हैं यहाँ पर, तो यहाँ के जो
पत्थर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के से डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह से थोड़ा हिल जाएंगे, जिसके क्या होगी, उसके जितने भी इतनी दूर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब हिल जाएंगे, अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हल्की सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसमें हीट पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर गर्म हो जाएगा। और वो गर्मी को एहसास करने के लिए तो आपने जहाँ पर इसको ज़ोर से धक्का मारा है, आप अगर अपना गाल ले जाकर उसको टच करके देखोगे तो थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो यानी कि जो हमने फोर्स लगाया है वो किस में बदल गया है, वो मॉलिक्यूल्स, उस जगह के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिफॉर्म यानी विकृत करने में फोर्स यूज हो गया, और उस फोर्स की वजह से उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से हीट बढ़ गई। ये है। और जो पहला वाला तुम्हारी किताब का ये जो हमने बताया ये भी करेक्ट है, ये ही करेक्ट है असल में, वो तो हमें काम चला रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उन्होंने जो बोला। तो ये जो है अपना 9 वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी यूज, मतलब ये इतना किलोवाट आवर के बराबर ये इतनी एनर्जी होती है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करेंगे। अभी ये कहाँ से आई, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। चलो इसको बता ही देता हूं क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलोवाट, देखो वाट में किलो लगा दो तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट यहाँ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट। फिर मल्टीप्लाई, आवर को हम बदलेंगे सेकंड में, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कुल मिला के 60 मल्टीप्लाई 60 बराबर क्या हो गया 3600, यानी 1000 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड हो गया ये। तो कुल मिला के कितना हो गया 36 और 5 जीरो बढ़ गए इसमें। तो अब आप ये देखो, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ से हम कितने डिजिट हम इधर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 10 की पावर 6। तो देखो ये इतने जूल के बराबर है, यानी 1 किलोवाट आवर किसके जूल के बराबर, इतने जूल के बराबर। हमने आपको याद भी रखना है इसको। अब आप देखो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए आप, कह रहा है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस जूल। तो देखो 1 किलोवाट आवर, देखो इसको दिखा रहे हैं, देखो 1 किलोवाट आवर ये कितनी एनर्जी के बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी, 1 यूनिट बोलते हैं इसको 1 किलोवाट आवर को। ये इतने जूल के बराबर होता है। अब यहाँ पर कितनी है 250 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट में 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल है, तो 250 में कितना होगा, इन 250 यूनिट्स में कितना होगा, तो हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 250। ठीक है, तो ये तो कितने का है, ये हो गया 250 यूनिट का। अब हम इसको गुणा करें, अगर ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम गुणा करें तो 250 का इसमें गुणा करो। इसको देखो गुणा करने का एक सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, 3.6 मल्टीप्लाई 250 को लिख सकते हैं 1000/4, 250 हो गया ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ध्यान से देखो, अब आप देखो इसको सीधे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3612, एक जीरो कट जाएगा
मल्टीप्लाई 10⁻⁴। देखो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 1000 से। अब इसको काट दो, इसको 4 9 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। फिर इसको हम क्या करेंगे, 900 को भी हम चाहें तो 10⁻⁶ में बढ़ा सकते हैं। देखो ये पॉइंट यहाँ पर है मान लो, तो इसको हम 1 2 यहाँ लाएं तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 मिला के 10⁸ जूल हो जाएगा बस। यानी 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, अभी अभी निकाला था हमने। तो अगर 1 किलोवाट 1 यूनिट बराबर इतने जूल, तो 250 यूनिट बराबर कितने जूल, इतने जूल। ठीक है, और ये 1 घंटे की एनर्जी हमें 10 घंटे का चाहिए, तो 10 से हमने गुणा कर दिया। 10 से भी गुणा नहीं किया क्या? हाँ नहीं, इसमें 10 का नहीं है, तो कुछ नहीं। ठीक, तो ये हो गया अपना। अब दूसरा देखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसको दूसरे कलर से लेंगे। ठीक है, ये कोई मास है ना, ये आदमी जो है सर पे लिए हुए है, ये कोई मास है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, इसका मास कितना है, m है 40 kg। टू हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये यहाँ तक की हाइट, ज़मीन से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर है। और अबव द ग्राउंड, देखो अबव द ग्राउंड है, ये ज़मीन जो है ये है, ग्राउंड तो यही है ना, ग्राउंड। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। पोटेंशियल एनर्जी इसमें अभी कितनी होगी, और क्या लिखा है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ ऑफ वे ऑफ डाउन। ओके ना, अगर ये देखो अभी तो यहाँ ए पर है, तो इसकी इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कह रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पर होता है, बीच में होता कहीं यहाँ, यानी बी पॉइंट पे होता है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती। क्वेश्चन को पहले हम समझें, इस चीज़ को मैं इधर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो ऐसे है, मान लीजिए वो ऐसे हमने बना दिया आदमी को समझाने के लिए, है ना, और ये जो है एक ब्लॉक लेके खड़ा है यहाँ पर, ये ब्लॉक, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 मीटर, और 40 kg इसका मास है, 40 kg। तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, तो पहले तुम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी सीधे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो मास कितना है 40 kg, g कितना होता है 10 मान लिया हमने, क्योंकि पृथ्वी का 9.8 होता है, तो कुछ दिया नहीं तो हम 10 मान लेंगे। लगभग हम मान लेते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। लेकिन उसको हम जब न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, जब तक सवाल में कहा ना जाए 9.8, तब तक हम 10 यूज़ करते हैं। तो इसको जी की वैल्यू 10 है, और हाइट कितनी है 5, तो कितना हो गया 400 पंचे 5 को 20, यानी 2000 जूल। 2000 जूल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है। अब अगर देखो आप, अगर ये बीच में आ जाए, बिल्कुल देखो बीच में आ जाए, मान लो इसको हमने मान लिया कि ये बीच में आ गया, यहाँ पर ये बीच का है पार्ट, यानी यहाँ पर हमने बी मान लिया, यहाँ पर बीच में आ गया, इसका मतलब इसकी हाइट का आधा होगा, यानी यहाँ 2.5 पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को हम डायरेक्ट क्यों यूज़ करें, देखो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी काइनेटिक एनर्जी में, उतनी तो यहाँ पर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है एट बी इक्वल टू, है ना, पोटेंशियल एनर्जी
एट बी। देखो यहाँ पर काइनेटिक, जितना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का आधा भाग यहाँ पर खर्च हो जाएगा, तो इसका यानी इसकी डिस्टेंस जो है क्या लिखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, तो यहाँ पर 2.5 पर हमें पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से आधी दूरी पर जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सीधे आधा उसका पार्ट काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना, एट हाफ डिस्टेंस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो ध्यान से देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम जी एच। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम जी एच यानी डिस्टेंस कितनी है, आधी मान लें, तो एच मान लो पूरा, तो आधी तो यही हो जाएगा ना। तो अब आप ध्यान से देखो ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से देखो इसको, यानी जो काइनेटिक एनर्जी में जितनी एनर्जी बदली है पोटेंशियल, यहाँ पर आने में कितनी बदली है, एम जी, और जितनी हाइट मान लो इसकी पूरी एच थी, तो कितनी हो जाएगी, हाइट 2 हो जाएगी। तो ये देखो आधे रास्ते पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी में उतनी बदल गई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर क्या है, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर लिखेंगे, एम कितना है ऑब्जेक्ट का, 40 है, और जी कितना है, 10 है, और हाइट कितनी है, 5/2 लिख लो, यानी 2.5 हमने लिखा था उधर, 40 × 10 × 2.5। तो अब आप देख लो इसको गुणा करके, 2.5 दाम 25, 25 चौको 100, 1000 जूल हो जाएगा। देखो रास्ते में जो एनर्जी कितनी खर्च हो गई, पहले 2000 थी, 4000 थी शायद, 2000 थी, अब आधी हो गई क्योंकि आधे रास्ते पर थी। तो ये एनर्जी इसमें है। अब ये देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट, मतलब व्हाट इज द वर्क ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो उसके ऊपर जो फोर्स अर्थ अपना जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। देखो मैं इसको डायग्राम में समझाते हैं ना, डायग्राम में समझ में आ जाएगा। देखो ये इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये देखो ये हमारी पृथ्वी दिख रही होगी आपको, और सैटेलाइट भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सैटेलाइट आपको दिख रहा होगा, और ये देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा करके, ये देखो, अब देखो ये अर्थ है, इसका सेंटर है, अर्थ का सेंटर है ये, ध्यान देना, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर ये है, अर्थ का सेंटर है। अच्छा, पृथ्वी इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इस डायरेक्शन में खींच रही है। कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जी लिख दिया। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। लेकिन जो ये सैटेलाइट है, ये क्या है, ये सैटेलाइट है ना, अरे यार सैटेलाइट, ये सैटेलाइट जो है इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर की तरफ लग रही है, और लेकिन जो ये सैटेलाइट है ये हमेशा आगे बढ़े। अब मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पर आ गया, मान लो, तो इसका जो फोर्स ऑफ जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, देखो इस डायरेक्शन में, और फोर्स पृथ्वी की तरफ यूँ फिर लगेगा, कौन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे फिर लगेगा जी सेंटर की तरफ। और ये देखो फिर इसका 90 डिग्री एंगल है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यही है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होता है, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर यही चीज़ यहाँ पर हो, मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पर होता मान लो, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर अर्थ लगाएगी ऐसे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूँ लगाएगी अपने सेंटर की तरफ, है ऐसे ऐसे, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऐसे होगा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होगा। इनके बीच में कितना एंगल, 90।
मतलब हर स्थिति में देखा जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। यही तो फार्मूला हम पढ़ते हैं, देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और कॉस जी थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये हो जाएगा एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई 0, तो बराबर वर्क डन 0 होगा। अब देखो ये सैटेलाइट पे वर्क डन पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जो अर्थ है वो सैटेलाइट पर वर्क जो करती है वो 0 करती है। अगर अर्थ सैटेलाइट पर 0 वर्क कर रही है, अपने फोर्स के द्वारा जो वर्क कर रही है वो 0 कर रही है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। कोई भी सैटेलाइट जिस स्थिति में चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर वर्क डन पॉजिटिव होता तो स्पीड बढ़ जाती, वर्क डन निगेटिव होता तो स्पीड घट जाती। लेकिन यहाँ पर तो 0 है, इसलिए इसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी नहीं, बस केवल इतना है वर्क डन 0 होगा। यही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, अब आगे देखें 12th क्वेश्चन में क्या है। कैन देयर बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई वस्तु, देखो ये व्यक्ति जो इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको व्यक्ति को हमने काट दिया, इस पे अगर कोई फोर्स नहीं, अगर ये ब्लॉक, या मान लीजिए कोई हम कार मान लें, तो अभी जब समझो ये ब्लॉक है, कार मान लीजिए यहाँ पर है एक, ये ज़मीन पे कार है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक हमने कोई वाहन बना लिया ऐसे, ठीक है, ये जो है ये, और ये वाहन जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये v क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? केवल नाम सुना होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस वस्तु में फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी फोर्स बराबर क्या होगा? 0। मैं आपको इसको समझा के बताता हूँ। अभी देखो न्यूटन का जो सेकेंड रूल था, किताब में ये सब नहीं है लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता रहा हूँ। F इक्वल टू एम और ए एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू एम ए यानी मास और एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट लगाए गए फोर्स के बराबर है। अब मान लीजिए फोर्स 0 हो, मान लो F बराबर 0 हो, तो क्या हो जाएगा? एम ए बराबर 0। तो अब आप ये देखो एम ए, भाई फोर्स बराबर 0 हो गया तो एम ए बराबर 0 आया। तो एम तो कभी 0 होगा नहीं जल्दी, मास कभी 0 नहीं होता, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। मतलब एम और ए का गुणा करके 0 आ रहा, तो एम तो 0 हो ही नहीं सकता, तो इनमें कोई ना कोई तो 0 होगा। तो एम 0 नहीं तो ए तो 0 होना चाहिए, तभी तो गुणा करके 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है। ध्यान से देखो, इसको भी बता रहा हूँ ना। तो m इज नॉट इक्वल टू 0, सो क्या होगा? a इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू 0 हुआ। अब आप देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम ऐसे, तो v माइनस यू बराबर, ठीक है, मतलब 0 यहाँ, तो v बराबर क्या हो गया? u हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर फोर्स 0 हो गया तो जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी बराबर है। तो जब कभी किसी चीज़ की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर है तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स 0 है। तो यानी अगर कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, एनी ऑब्जेक्ट, एनी व्हीकल विच मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द रोड by the constant velocity, then there would be no need of any force to apply to move it forward. तो इसलिए जब भी कभी कोई वस्तु पे
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया भाई, चलो ठीक। बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी है ये, मतलब छोटे में अगर आपको समझ में आ जाए तो। अब ये देखो, ये आदमी 13, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे तो नहीं है ये, लेकिन बंडल तो है। हमने भाई देखो, तो हमें तो मालूम नहीं कहाँ से कहाँ ढूंढेंगे, है ना। तो देखो ये भूसा है इसके दिमाग में, थोड़ा दूसरा बैकग्राउंड बदलें क्या है, चलो ये देखते हैं ना, अब ये दिखेगा ज़्यादातर। देखो ये स्ट्रा है, इसको हम क्या समझते हैं, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। देखो इसके अपने सर पे एक बंडल लिए हुए है ही समझो आप उसको। 30 मिनट तक ये खड़ा रहा, अप टू 30 मिनट्स, एंड गेट्स टायर्ड, और थक गया, गेट था और थक भी जाता है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट। देखो ये अब इसमें ये नहीं, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, ये आदमी फोर्स कहाँ लगा रहा है। देखो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इक्वल टू 0, सो W इक्वल टू Fs होता है, तो F का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दो, तो क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपने सर पे कुछ भी रख के खड़ा हो, चाहे 30 मिनट में थक जाए, चाहे 1 घंटे में थक जाए, लेकिन वर्क डन 0 होगा, क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आदमी चले मान लो तब तो फोर्स की बात करें, लेकिन चल ही नहीं रहा। अच्छा, फिर ये भी पता चलना चाहिए कौन फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि हम हवा में ही बोलेंगे, तो अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है, 0 है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है व्यक्ति में, है ना। ये देखो अब ये 14 नंबर है। 14 नंबर में हम देखेंगे क्या कह रहा है ये, देखो इधर, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, यानी जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये एनर्जी कितनी खाता है, 1500 वाट, ये एनर्जी खाता है इतना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, हाँ ये 1500 एनर्जी खाता है। अब इसमें कह रहे हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, अब 10 घंटे में कितना खाएगा। तब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, 14 क्वेश्चन कि पावर कितना इसमें दिया है, पावर दिया है 1500 वाट, ऐसे लिखेंगे। P बराबर होता क्या है, W/T, अब W की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं बाई T, तो यानी एनर्जी अगर हम चाहें लाना तो P मल्टीप्लाई T, यानी पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम कितना करेंगे, टाइम हमें किस में लिखना है, तो देखो हमारे पास पावर कितना है 1500 वाट, और टाइम कितना है 10 घंटे, तो 1 आवर में देखो 10 घंटे में क्या होगा 10 आवर्स, इसको हम सेकंड बदलेंगे, 10 मल्टीप्लाई 60 और ये हो गया सेकंड में, तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 6000, ये हो गया है ना, 1500 मल्टीप्लाई 6000। अब आप ये देखो कितना हो जाएगा, ये 6000 नहीं है, 3600 है, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा 15 गुणित 36 मल्टीप्लाई 3 2 5, यानी 5 0 ऐसे पहले लिख दो, है ना। अब इसका गुणा करोगे 15 6 90, 15 3 45, 5 5 4 4 54 54 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 4। देखो अब इसको छोड़ो, अब इसको हम पहले लिख देते हैं 5 4 1 2 3 4 5 6 जूल, ये हो गया।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 54 भी लिख सकते हैं इसको हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया अपनी कंज्यूम ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हीटर है समझाने के लिए, देखो ये हीटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों का टोटल एनर्जी ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती है, जितनी है दोनों मिला के क्वांटिटी कम नहीं होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जितनी, उतनी काइनेटिक में बढ़ जाएगी, जितनी काइनेटिक कम होगी इसमें बढ़ जाएगी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो सीधे काइनेटिक एनर्जी पूरी हो जाएगी। मान लो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इन दोनों का सम हमेशा टोटल कांस्टेंट ही रहेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या कह रहा है, अब ये पेंडुलम जो है कह रहा है कि क्या कंजर्वेशन एनर्जी में जो होता है कोई उल्लंघन होता है किसी नियम का, नहीं होता। कैसे नहीं होता, अब आप देखो, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं ना, क्योंकि इसमें हमें बनाना भी है। ठीक है, देखो ये चीज़ आप अभी जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान देंगे, है ना। देखो है ना, इसको ये, हाँ अब सही हो गया थोड़ा ये, हाँ अब देखो आप, पहली बात तो ये समझो कि ये जो पॉइंट है इतनी दूर का पॉइंट, ये मैं बना दे रहा हूँ ना, ये इक्वलिब्रियम स्टेट बोलते हैं इसको, इक्वलिब्रियम स्टेट, है ना। यहाँ मतलब जब हम कोई चीज़ बांधते हैं, बॉब बांधते हैं, तो ये हमेशा यहीं खड़ा होता है आके। तो देखो ये ज़मीन से मतलब ये देखो ये ग्राउंड स्टेट है, यानी इक्वलिब्रियम स्टेट में जब रुका हुआ है तो इसका जो पोजीशन है वो इस पॉइंट पर है, यानी ए पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो ये ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। अब आप देखिए जब ये बॉब यहाँ पर खड़ा था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट था। जब हम इस बॉब को उठा के यहाँ पर लाएंगे तो असल में देखा जाए तो इतनी हाइट इसको ऊपर लाएंगे, तो इतनी हाइट अगर ऊपर लाएंगे तो इसकी हाइट इतनी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, mgh। क्यों हो जाएगी कि नहीं, देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका मास कितना होता है m मान लिया, और इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g होता है, जो नीचे की तरफ लगता है। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जब रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर इसी पॉइंट पर, यानी इसको हम कोई पॉइंट सी पर, काइनेटिक एनर्जी क्या है, अरे बॉब तो चल ही नहीं रहा तो 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh और प्लस 0, यानी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर इतना हो गया ये। अच्छा, अब जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ध्यान देना ये जो मैं बोलूँगा वही इंपॉर्टेंट है, जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने से जब ये ऐसे नीचे आएगा, इस पॉइंट पे जब आएगा, यानी इस पॉइंट को हमने क्या लिखा था, ए लिया है, ए दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर समझो ए है, ये ए पर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक इस पॉइंट पे
मिनिमम हो जाएगी, यानी ना के बराबर, यानी जीरो हो जाएगी यहाँ इतनी दूर पे थोड़ी देर के लिए, फिर वापस लौटना शुरू करेगा। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर मैक्सिमम कौन सी एनर्जी है, इसमें कौन सी एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी अभी इसमें नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ लाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है। लेकिन जब ये बॉब यहाँ पर आएगा मान लो इस पॉइंट पे, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक में। तो अब इस पॉइंट पे हम देखें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पर लाएंगे तो मान लो काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा और चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सीधे काइनेटिक एनर्जी में फिर चेंज हो जाएगी। तो लेकिन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर भी बराबर ही रहेगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी। फिर यहाँ पर जब लाएंगे तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी। यहाँ लाएंगे फिर तो थोड़ा सा पार्ट उसका काइनेटिक में बदलेगा, यहाँ पर भी बदलेगा, लेकिन हर पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो, अब इसको मैं समझा रहा हूँ नंबर लेकर के, मान लो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, मान लो 20 मीटर है। हाइट वाइट नहीं देखते, हम देखते हैं इधर इस पॉइंट पे अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी मैक्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 20 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, P लिख देंगे और Q लिख देंगे, जीरो है इस समय। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी एट ए सी क्या होगी, ये 20 जूल प्लस जीरो। अब ये चीज़ यहाँ पर जब आएगी यहाँ पर, तो मान लीजिए इसके जो 5 जूल इसका जो है, या 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर, एट किस पर, ए पर, एट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची है, अब भाई जब 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में बदली है, तो 20 था तो ये 10 जूल बदल गया तो पोटेंशियल 10 रह गया। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, 10 + 10 यानी फिर 20 आएगा जूल। फिर हम इस पॉइंट पे लेते हैं, इस पॉइंट पे तो भी 20 ही आएगा, हर जगह पर टोटल 20 आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी इस पाथ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर या यहाँ पर जिस पॉइंट पे आप जाएं, देखो थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए देखो, हम यहाँ पर लें इस पॉइंट पे, या यहाँ लें, या यहाँ लें, यहाँ लें, कहीं भी लें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने एग्जांपल दिया था 20, तो 20 रहेगी, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो यहाँ पर ओबे हो रही है, उसका पालन हो रहा, वायलेशन नहीं है, उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है, दैट्स गुड। ये आपको लिखना है खुद, ठीक है, मैंने समझा दिया, आप लिख सकते हो। जहाँ तक न्यूमेरिकल बात होती है, न्यूमेरिकल तो कहाँ गया है क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन, 16th। सिक्सटीन क्वेश्चन है। हाँ, इसको समझे थोड़ा। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑब्जेक्ट तो मतलब हमने इसको कार ले लिया, इसका मास कितना है, इसका मास m है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इसकी वेलोसिटी v बराबर कांस्टेंट, यानी u समझो इसको आप, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट से चल रही है ये कार। तो कार तो असल में इधर चलनी चाहिए, हम इसको इधर चलाएंगे। ठीक है, ये कार मान लो यहाँ पर आ गई, ये कार मान लो यहाँ पर आ गई, ऐसे ये कार यहाँ पर आ गई है ना,
यहाँ पर कार आ गई। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी v इसने दिया है, तो आप दिया है तो v लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच वर्क शुड बी डन टू स्टॉप, 1500 किलो, इसका मास 1500 kg है पहले से। अच्छा, वेलोसिटी 260 किलोमीटर पर आवर, तो यानी हाउ मच वर्क शुड बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 15, जो पहले से कार चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर को हम वेलोसिटी क्या लेंगे, u लेंगे। मान लिया u लिया हमने 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखो वैसे तो मैं 5/5/18 से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये मीटर पर सेकंड बदल जाएगा, लेकिन अभी आप देखो हम कैसे करेंगे। 60 मल्टीप्लाई किलोमीटर में मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और नीचे आएगा 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इससे डिवाइड कर दिया। अब इसको काट दो, ये 2 0 ये 2 0, फिर हो जाएगा 6 6 36 और 6 6 है ना, 6 10 सॉरी यहाँ 10 आएगा, और यहाँ 6 6 36, फिर अब 100, फिर देखो 2 5 और 2 3 तो यानी 5 दाम 50/3, यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी। अब इसको रोकने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, तो देखो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अर्थात हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, पहले से चल रही थी। हाउ मच वर्क शुड बी डन टू स्टॉप अ कार, जब कार को स्टॉप करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, स्टॉप करने का मतलब तो क्या हुआ, रुकेगी तभी तो रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, v की जगह यहाँ 0 लिख देंगे। और पहले से u कितना था इसका, v मतलब v से चल रहा था, ये शुरू से ही चल रहा था, तो इसको हम v मान लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी v है ये, है ना, तो इसको हम v मानेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी 0। तो अब आप देखो इसको कितना हुआ, तो ये हो जाएगा v की जगह 0 लिखेंगे, हाफ, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो हाफ m कॉमन ले लिया, तो v² माइनस, है ना, ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो u² समझो, है ना। अब फाइनल तो 0 हो जाएगी, तो हाफ m फाइनल 0, तो 0 ही हो गया, माइनस u²। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, हाफ, और इसका मास कितना था, इसका मास था 1500 किलो, तो यानी 1500, और वेलोसिटी कितनी है 50/3, तो 50/3 का स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा, ये माइनस यहाँ लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो इसको, तो देखो क्या आएगा इसमें, -1/2 1500 मल्टीप्लाई 50/3 मल्टीप्लाई 50/3। अब इसको चाहो 3 5 15 कट गया ये, और अब इसको सॉल्व करें, 2 से इसको भी काट दो, 2 से अभी ना काटो, 2 3 6 रहने दो इसको। देखो 500 5 5 2500 2500, देखो यहाँ पर हम सीधे गुणा करते हैं, 5 5 25 5 125 माइनस 125, तो ये आ गया 2 1 3 1 4 0 ये, है ना। और फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6। अब आप देखो 6 का जब इसमें डिवाइड करोगे, 2 से काट लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको जब डिवाइड करोगे, मान लो 2 से काट लेते हैं हम, 2 6 12 2 दूनी 4 2 5 10 3 0 ऐसे, बाई 2 3 6। अब इसको डिवाइड, ये जूल है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 0 3 8 24 3 3 9 और 3 3 9 सॉरी 3 3 9 3 3 ये पॉइंट नहीं है, 3 3 9 .333 ऐसे करके जूल ये आ गया। तो ये इतने जूल एनर्जी आएगी, है ना। 208, इसको फिर से लिख दें, देखो देखो फिर से देखो, 3 दूनी 6, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद
25 हो जाए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 10 हो गया, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाओ, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 जूल। तो आप इसको इतने जूल एनर्जी होगी। अच्छा, ये जो है माइनस में जो दी है एनर्जी, ये क्यों है? क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, इसलिए वर्क डन निगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी और निगेटिव में वर्क डन आता है। ठीक है, ठीक है। इतने सवाल साथ में करने में 2 वीडियो बनाता तो अच्छा है। चलो, ए भी यही है 17। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 वेलोसिटी है। देखो ये पहले से चल रही है, ये वेलोसिटी मतलब ये पहले से गाड़ी चल रही है, ध्यान देना इसको। अब मैं इसको जल्दी कर दूंगा थोड़ा। देखो ये पहले से चल रही है, तो ये देखो 60, यानी u बराबर क्या है, सॉरी ये u बराबर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम देखो सीधे कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/60 से 5/18 से गुणा कर दिया करो, क्योंकि अगर आप 1000/3600 अगर इसको काट के देखोगे तो यही आएगा, तो इसको याद रखो। तो 6 त्रिक 18, 6 दाम 60, 10 पचे 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। इसका मास कितना है 1500 kg है ना, kg। और इसको इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, देखो चल रही थी कार, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितनी है 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यही कार इधर आके रुकेगी, है ना, ऐसे है ना, अब इतना तो क्या है ना, यहाँ आके जब रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी ना। तो फिर वही फार्मूला होगा, वर्क डन टू स्टॉप कार क्या हो जाएगा, हाफ, सीधे लिख रहा हूँ, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसमें सीधे हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा हाफ m की जगह कितना है 1500, और v फाइनल 0 होगा तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना होगा 50/3 का स्क्वायर। ये हो गया 1/2 1500, और फिर आएगा -50 × 50/3 अब इसको सॉल्व करके खुद करोगे आप लोग। देखो क्या आता है। तो ये हो गया 3 पचे 15, ये हो गया 0 0। ठीक, अब ये कटेगा नहीं तो आप ऐसे रहने दो इसको। हाँ, ये 2 से काट सकते हैं लेकिन बाद में काटेंगे। देखो 5 पचे 25 पंचे 125, 125 और 4 0, 1 2 3 4 माइनस का बाई 2 × 3 जूल, है ना। और अब देखो 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 0 0, ये उड़ गया, -62500/3 जूल। अच्छा ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करो, -3 2 जा 6 0 3 8 जा 24 3 3 जा 3 3 जा 0.333, ये हो गया जूल। ये वर्क डन हो गया। निगेटिव क्यों? क्योंकि कार को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, अब क्वेश्चन में डायग्राम में हमें देखना है। देखो ये, हाँ तो अब इसके लिए देखना पड़ेगा कि डायग्राम कहाँ है इसका। ये है डायग्राम। हाँ, तो पहले वाले में फर्स्ट ये समझेंगे, ये फर्स्ट है और इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यूँ है, ये एस है, और फोर्स का डायरेक्शन यूँ है। पहले बना देते ना,
ये फोर्स का डायरेक्शन है पहले वाले डायग्राम में। सेकेंड डायग्राम है, इसमें डिस्प्लेसमेंट यूँ है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी यूं ही लग रहा है, इसमें ऐसे फोर्स भी यूं ही लग रहा है। अच्छा, फिर तीसरे में है ना, तीसरे में भी देखो आप, तीसरे में तीन ही है शायद, चलो तीन ही है, कोई बात नहीं। अब इसका तीसरा हम देखते हैं। एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है, एरो डायरेक्शन बताता है, फोर्स यूं लग रहा है एफ। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में क्या जा रहा है देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो का मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो पहला वाला फोर्स, देखो पहले वाले फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसके बीच में एंगल कितना है, देखो इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है। तो वर्क डन बराबर क्या, एफ एस कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी बराबर आ गया 0। तो पहले वाले में क्या हो गया, वर्क डन 0 आएगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड में देखते हैं, इसमें देखो डायरेक्शन फोर्स का, देखो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है एस, इनके बीच में थीटा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस और थीटा की जगह 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो गया एफ एस मल्टीप्लाई 1 बराबर प्लस एफ एस, यानी वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें वर्क डन पॉजिटिव है, अरे प्लस है ना तो पॉजिटिव है। अब थर्ड में देखो, देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ये वाला नहीं है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, और फोर्स का डायरेक्शन है ये। तो इसके बीच में एंगल 180 का बन रहा है। तो अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, तो हो जाएगा एफ एस कॉस 180 की वैल्यू -1 बराबर माइनस एफ एस। तो वर्क डन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसमें वर्क डन निगेटिव है, इसमें निगेटिव 0 है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। और देखो हाँ, अब ये देखो, सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, है ना, चाहे जितने भी फोर्स लगे हों, लेकिन क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। क्या ये आप सहमत है इस बात से? मतलब देखो किसी चीज़ में जब फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कह रहा है कि कितने भी फोर्स लगे लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। ये कब कंडीशन होती है, जब किसी भी वस्तु पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब सब फोर्स जितने लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 हो, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर किसी वस्तु पे बहुत सारे फोर्स लगते हों और वो सब का रिजल्टेंट 0 हो जाए तो वस्तु का एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें सॉरी एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा। फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, लेकिन कब नहीं होगा, जब हम जितने फोर्स लगाएं सब वो बैलेंस्ड फोर्स हो, या फिर यूँ कहते हैं कि जितने भी फोर्स लगाएं उन सब का रिजल्टेंट 0 हो। तो अब आप देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये प्रैक्टिकल में करके।
ये देखो आप यहाँ पर देखो, एक फोर्स यूं लग रहा 10 न्यूटन, ये F1 मान लिया, और ये इधर लग रहा है। अच्छा, एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये F2 हो गया, लेकिन इधर कौन सा फोर्स है, वो -10 न्यूटन है। अच्छा, एक रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर F3, तो मान लो 20 न्यूटन है ना, ये न्यूटन है, ये न्यूटन। और नीचे इसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींच रही है वो भी मान लो, यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं ना, इसको 10 मान लेते हैं, तो ये 10 न्यूटन का ये भी खींच रही है। अब आप ये देखो कि देखो ऊपर वाला जो फोर्स है F3 और ये F4, ये दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनका एक प्लस का ऊपर लें तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो एक फोर्स प्लस का इधर लें तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो टोटल रिजल्ट मतलब नेट टोटल रिजल्टेंट फोर्स, या बोले इसको हम रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले हम इसको ऐड करो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल या रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स। और इसको हम नेट फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स नेट, NET। तो देखो F1 F2 सबकी वैल्यू रख दो। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन प्लस का है, ये प्लस का है है ना, और -10 न्यूटन ऊपर देखो, ऊपर भी प्लस का 10 न्यूटन है, फिर उधर गए -10 न्यूटन, फिर इधर गए -10 न्यूटन, तो यानी टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, F नेट कितना हो गया, देखो प्लस प्लस ये कट गया, ये जितने फोर्स लग रहे थे सबका रिजल्टेंट क्या आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। इसलिए इसको जितने फोर्स लग रहे हैं इसको एक्सेलरेट नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिख सकते हो, वेन मैनी फोर्सेज आर बैलेंस फोर्सेज, या वेन वी अप्लाई balance forces then resultant will be 0, resultant will be 0. So there would be no any acceleration, there is no acceleration, there is नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन समझ जाओ इसको। तो ये हो गया, मतलब अगर किसी वस्तु पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेट नहीं करेंगे, अर्थात उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे ना पीछे हटाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वस्तु जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। चलो आ जाओ भाई, कौन है और आगे, ये देखो ये है। अब इसमें भी सवाल है ये, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखना। पावर इसका कितना है, 500 वाट। अब कितने हैं इसमें, कंज्यूम इन 10 आवर्स 4 डिवाइसेस, ये कितने हैं, 4 हैं, 500 ईच है ये, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिवाइस का हम पहले देखेंगे कितनी एनर्जी है। देखो हमारे पास है P = W/T, W की जगह हम लिख सकते हैं E/T। अब E बराबर लिख सकते हैं P × T, यानी एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर जो वाट में होती है और टाइम का गुणा कर दो तो एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इसको हमें किस में लिखना है, ये वाट में है, किलोवाट में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 0.5 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, ये 0.5 P की जगह ये लिखना है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम 10 घंटे लगेंगे, तो यानी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 डिवाइस, एक डिवाइस की बात हो रही है अभी, तो कितना हो जाएगा, पावर तो हो गया 0.5 और टाइम कितना लगा 10 घंटे,
तो कितना हो जाएगा 0.5 यहाँ पर 0.5 लिख दो, कोई बात नहीं, 10 तो हो गया 5 हो गया इसमें। तो ये हो जाएगा एनर्जी, अब क्या हो जाएगा 5 किलोवाट आवर। ये असल में यूनिट में बदल गया, किसमें बदल गया, यूनिट में, 5 किलोवाट आवर। अब इसको हम किस में बदलेंगे, एनर्जी में। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶। तो इतने किलोवाट आवर में कितना होगा, 5 से गुणा कर दो, तो ये जाएगा 5 अंक 30, 5 15 3 18, एक अंक के बाद पॉइंट लग गया 10⁶। तो ये हो गया 18 गुणित 10⁶, 18 गुणित 10⁶, एक का हो गया। अब इसमें कितने हैं, ये इसमें कितने हैं, देखो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाई वन डिवाइस कितना हुआ, 18 गुणित 10⁶ जूल। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 4 डिवाइस क्या हो जाएगा, डिवाइसेस क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 10⁶ मल्टीप्लाई 4, यानी 72 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। ठीक है, अब इतने जूल हो गया, ये बस हो गया। ठीक, अब इसके बाद 21 वाला नंबर, देखो जब कोई वस्तु ऊपर से बड़ा सा, मान लो बड़ा सा पत्थर, ये स्टोन है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ये जब नीचे आएगी तो फटाक से लड़ करके यहीं ज़मीन पे ये गिर जाएगी। व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये रास्ते में आई तो इसमें किस में बदल गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ टोटल बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर थी, क्योंकि पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई, तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी थी। तो कह रहा है ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, तो देखो ये जब गिरेगा तो इसमें साउंड होगा और इसमें लाइट भी होगी। देखो अगर ये कोई पत्थर उत्तर होगा तो थोड़ी लाइट भी होगी और हीट एनर्जी भी होगी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और अगर किसी पत्थर पे गिरा है ये तो इसमें चमक भी पैदा होगी, तो लाइट एनर्जी भी हो जाएगी। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पूरी साउंड एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, हीट मीन्स गर्मी, हीट एनर्जी में, और प्लस लाइट एनर्जी में, और कुछ एनर्जी जो है और भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये एनर्जी इसमें बदल गई, काइनेटिक एनर्जी, बस ख़त्म। तो ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है। कहीं मान लो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका यूज़ करें और शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक you very much for joining me, and whenever the next video will happen, then you also welcome in next video. Thank you very much again and again. Have a good day.